हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जेबी गुप्ता के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 9th एडिशन की जो बुक है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैमरे में, इससे हम लोग 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को करेंगे इंडक्शन मशीन सेक्शन के। तो ये जो बुक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो गेट, ईएससी और बाकी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, की प्रिपरेशन कर रहा है। तो इसमें दिया गया 15,000 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, तो इसमें सारे सेक्शंस दिए गए हैं। अब देख सकते हैं, तो उसमें जो इंडक्शन मशीन का सेक्शन है उससे हम लोग करेंगे 15 एमसीक्यूज़ को। अभी तक में इसमें टोटल हम लोगों ने 165 एमसीक्यूज़ को कर चुका है, किया है, सॉल्व किया है। जो प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने सॉल्व किया, आप जाके देख सकते हैं इस चैनल पर। तो फर्दर आज क्वेश्चन नंबर 166 से शुरू करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 166 क्या है, उससे हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 166 है, द पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर एट फुल लोड इज लाइकली टू बी। फुल लोड पे पावर फैक्टर क्या होगा, तो आप सभी को पता है कि होगा 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, यानी कि इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग होगा। लैगिंग क्यों होगा, क्योंकि इंडक्शन मोशन मोटर में जो रोटर का जो सर्किट होता है वो लैगिंग इन नेचर होता है, ठीक है, जिसमें करंट जो है वोल्टेज को लैग करता है। तो पावर फैक्टर जो इंडक्शन मोटर का फुल लोड होगा वो भी लैगिंग होगा, स्टेटर में भी लैगिंग सर्किट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर फैक्टर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज लाइकली टू बी मैक्सिमम व्हेन इट विल ऑपरेट एट। किस चीज़ पे वो ऑपरेट करता है, तो ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। तो इसमें ऑप्शन दिया है फुल लोड, नो लोड, मैक्सिमम स्लिप, मैक्सिमम टॉर्क। तो इसमें आंसर हो जाएगा फुल लोड। तो फुल लोड पे क्या होता है दोस्तों, जो एक्चुअली में जो रियल पावर होता है वो ऑप्टिमाइज होता है, मतलब सबसे ज़्यादा रियल पावर उसमें डिलीवर होता है। तो हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 167 के लिए यहाँ पर कि जो हमारा रियल पावर होता है, रियल पावर वो होता है मैक्सिमम फुल लोड पे, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि हम पावर फैक्टर को लिख सकते हैं रियल पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर। तो सिंस ये क्या होता है, जो रियल पावर होता है वो रियल पावर मैक्सिमम होता है, तो पावर फैक्टर भी हमारा क्या होगा उस केस में ज़्यादा होगा। तो फुल लोड पे ऑलवेज पावर फैक्टर हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है। नो लोड पे क्या होता है दोस्तों, पावर फैक्टर बहुत लो होता है, क्योंकि क्या करता है बेसिकली वो रिएक्टिव पावर ड्रॉ करता है सर्किट को मैग्नेटाइज करने के लिए ज़्यादा। तो पावर फैक्टर उसके केस में बहुत लो होता है, क्योंकि नो लोड करंट आई लोड का वैल्यू क्या होता है, बहुत ही लो होता है। तो उसमें जो लार्ज एंगल होता है पावर फैक्टर एंगल, उसके चलते होता है जो हमारा कॉस फाई का वैल्यू होता है वो वैल्यू बहुत कम होता है, तो पावर फैक्टर उसमें बहुत ही कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पावर फैक्टर ऑफ ए लाइटली लोडेड इंडक्शन मोटर इज क्वाइट लो बिकॉज। लाइटली लोडेड इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर होता है काफ़ी लो होता है। क्यों लो होता है, क्योंकि द करंट ड्रॉन इज लार्जली मैग्नेटाइजिंग ड्यू टू एयर गैप। मैग्नेटाइजिंग करंट होता है, इसी के लिए पावर फैक्टर उसमें क्या होता है, बहुत ही लो होता है। देखिए इसमें जो अगर आप सर्किट ड्रॉ करें, देखिए मैं आपको सर्किट बताता हूँ। नो लोड पे अगर सर्किट ड्रॉ करें आप, तो दो कंपोनेंट होता है। अगर इसको यहाँ पर फ्लक्स लें और यहाँ पर V1 अप्लाइड वोल्टेज ले, तो इसके दो कंपोनेंट होता है नो लोड के। एक होता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, IM इसको कहते हैं या IMU कहते हैं, और एक होता है IC कोलोस कंपोनेंट। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो होता है नो लोड करंट I0, ठीक है। ये होता है हमारा पावर फैक्टर एंगल फाई। अब इसका वैल्यू बहुत ही कम होता है। जनरली ये जो I0 का वैल्यू होता है, नो लोड करंट का वैल्यू होता है, वो 20 to 30% ऑफ द फुल लोड करंट होता है। कितना होता है, 20 to 30% ऑफ द फुल लोड करंट, फुल लोड करंट के वैल्यू के बराबर होता है। तो ये बहुत ही कम होता है। जस्ट फ्लक्स के सेटअप के लिए ये I0 करंट आता है, मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है। IM इधर होता है और IC इधर होता है। जनरली जो IM का वैल्यू होता है वो ज़्यादा होता है IC के मुकाबले, ठीक है, क्योंकि बेसिकली मैग्नेटाइजिंग करंट होता है, इसमें ज़्यादा प्रीडोमिनेट करता है। तो फाई का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब है कि कॉस फाई का वैल्यू यानी पावर फैक्टर का वैल्यू नो लोड पे, इसको फाई नॉट बोलता है, वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही रीज़न है कि द पावर फैक्टर ऑफ द लाइटली लोडेड इंडक्शन मोटर इज क्वाइट लो बिकॉज करंट ड्रॉन इज लार्जली मैग्नेटाइजिंग करंट ड्यू टू एयर गैप। एयर गैप के चलते मैग्नेटाइजिंग करंट होता है। देखिए ट्रांसफार्मर में क्या होता है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर में मैग्नेटाइजिंग करंट का वैल्यू कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि उसमें एयर गैप नहीं होता है। वहाँ पर क्या होता है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है उस पर वो कोर पे माउंटेड होता है, तो करंट जो है फ्लक्स सेटअप होता है उस कोर के थ्रू होता है, तो उसका हाई रिलेक्टेंस पाथ नहीं होता, तो मैग्नेटाइजिंग करंट का जो रिक्वायरमेंट होता है वो उसमें कम होता है। तो इसी के लिए
वहाँ पर नो लोड करंट का वैल्यू और कम होता है। तो यहाँ पर कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है क्योंकि एयर गैप पे चलते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा कंपोनेंट होने के चलते आई नॉट में हम फाई का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। उससे क्या होता है कि हमारा पावर फैक्टर होता है वो वैल्यू कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 3 फेज इंडक्शन मोटर व्हेन द लोड इज इंक्रीज फ्रॉम लाइट लोड, जब लोड को जो है इंक्रीज किया जाता है तो उसके केस में क्या होता है, तो रोटर पावर फैक्टर इंक्रीजेज, स्टेटर पावर फैक्टर डिक्रीजेज, स्टेटर पावर फैक्टर इंक्रीजेज बट रोटर पावर फैक्टर डिक्रीजेज, बोथ स्टेटर एंड पावर रोटर पावर फैक्टर इंक्रीजेज, बोथ स्टेटर एंड रोटर पावर फैक्टर डिक्रीजेज। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें सही है आपका स्टेटर पावर फैक्टर इंक्रीजेज वाइल रोटर पावर फैक्टर डिक्रीजेज। होता है क्या दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 169 को हम लोग देखते हैं। तो अभी क्या होता है, देखिए इसमें होता है क्या है कि हमारा जो, अगर आप इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो ये यहाँ पर अगर फ्लक्स फाई एम है और ये हमारा V1 अप्लाइड वोल्टेज है, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में सबसे पहले क्या आता है, फ्लक्स को सेटअप करने के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट आता है IM, जो कि इन लाइन विथ होता है फ्लक्स के, और जो IC करंट होता है वो इन लाइन होता है वोल्टेज के। यानी कि जो हमारा जो प्राइमरी वोल्टेज अप्लाइड है उसका 90 डिग्री क्वाड्रेचर में होता है मैग्नेटाइजिंग करंट। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है वो आता है I0, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं नो लोड करंट, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है, ये हमारा रोटर का EMF, ठीक है, इस पे जो करंट आता है वो हमारा आता है I2 सेकेंड, ये रोटर का करंट, ये हमारा हो गया φ2 यानी रोटर का पावर फैक्टर एंगल। और आपको पता है कि MMF को बैलेंस करने के लिए इधर जो है हमारा कॉरस्पॉन्डेंस में स्टेटर में जो करंट आएगा वो आएगा I2 डैश। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है अब वो आता है हमारा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट हुआ वो हमारा आता है स्टेटर करंट, जिसको प्राइमरी करंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक है। इसके बीच का जो एंगल होता है ये एंगल है आपका φ1, ठीक है। फाइव एंगल है यानी कि पावर फैक्टर स्टेटर का एंगल, और ये रोटर का पावर फैक्टर एंगल। अभी देखिए क्या होता है, लोड बढ़ाने से क्या होता है, ये जो I2 का वैल्यू है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि लोड का डिमांड बढ़ जाएगा। लोड का डिमांड बढ़ जाएगा तो I2 डैश का भी वैल्यू करस्पॉन्डिंगली बढ़ जाएगा। अब अगर ये I2 डैश का वैल्यू यहाँ बढ़ गया तो अब जो रिजल्टेंट I0 और I2 है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, समझे। तो अगर उस रिजल्टेंट को अब हम लोग I1 डैश बोले तो वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये अब उसका रिजल्टेंट हो जाएगा I1 डैश, ठीक है। अभी देखिए पहले रिजल्टेंट था ये I1, अब हो गया I1 डैश। तो अब ये जो करंट पावर फैक्टर एंगल का होगा वो हो जाएगा θ2 ये φ2, जो कि अब क्या होगा φ2 का वैल्यू कम हो जाएगा φ1 के मुकाबले, क्योंकि ये करंट अगर बड़ा हो गया, ये I2 डैश बड़ा हो गया तो इस रिजल्टेंट करंट को इस एक्सिस की ओर वो शिफ्ट कर देगा, ठीक है। शिफ्ट करने से φ2 का वैल्यू कम हो जाएगा। अब वो φ2 का वैल्यू कम होने से क्या हो जाएगा, ये हमारा जो पावर फैक्टर एंगल है, हमारा जो पावर फैक्टर एंगल है, ये φ2 का वैल्यू यहाँ हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक I1 डैश के लिए, उस पावर फैक्टर एंगल का जो वैल्यू कम होने से जो हमारा पावर फैक्टर हो जाएगा वो हमारा पावर फैक्टर हो जाएगा, वो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। φ2 इज ग्रेटर देन cos φ1, यानी कि पावर फैक्टर हमारा इम्प्रूव हो गया। तो स्टेटर का पावर फैक्टर तो इम्प्रूव हो गया, लेकिन रोटर के केस में देखिए क्या होता है दोस्तों, रोटर के केस में अगर हम लोड को बढ़ाया हमने, ठीक है, तो आपको इक्वेशन पता है कि PE माइनस PL इज इक्वल टू JdΩ/dt। तो अब अगर हम लोगों ने लोड को बढ़ा दिया है, मैकेनिकल लोड को बढ़ा दिया, तो ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगी। तो dΩ/dt अगर लेस देन 0 हुई तो उसका क्या मतलब है कि जो ओमेगा का जो स्पीड है वो घट गया, यानी कि जो रोटर का स्पीड है वो घट गया। रोटर का स्पीड घटने से क्या होता है दोस्तों, जो हमारा स्लिप होता है वो होता है NS माइनस रोटर का स्पीड डिवाइडेड बाय NS। अब ये रोटर का स्पीड घट गया तो स्लिप का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ से स्लिप का वैल्यू बढ़ गया, स्लिप का वैल्यू बढ़ गया। इसका मतलब है क्या कि हमारा जो रोटर का जो सर्किट होता है उसमें जो रोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो होता है R डिवाइडेड बाय √R प्लस JΩL जो हमारा रिएक्टेंस है ना, इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू L का होल स्क्वायर। अभी देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी होती है स्लिप फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब स्लिप का जो वैल्यू बढ़ जाएगा तो ये पूरा होल का क्वांटिटी का जो वैल्यू बढ़ जाएगा, और cos φ2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका मतलब है क्या कि स्लिप फ्रीक्वेंसी बढ़ने से जो हमारा cos φ2 का जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा कि आपका स्टेटर का पावर फैक्टर बढ़ जाता है लेकिन रोटर का पावर फैक्टर क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 169 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडक्शन मोटर ऑलवेज ऑपरेट्स ऑन लैगिंग पावर फैक्टर, दिस इज ड्यू टू। लैगिंग पावर फैक्टर पर क्यों काम करता है इंडक्शन मोटर, तो स्टेटर रिएक्टेंस के लिए बिल्कुल सही, रोटर लीकेज रिएक्टेंस के लिए बिल्कुल सही, द लार्ज रिएक्टिव लैगिंग मैग्नेटाइजिंग करंट एसेंशियल टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये तीनों फैक्टर सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ओपन सर्किट इज यूजुअली कंडक्टेड ऑन, ओपन सर्किट किस पे कंडक्ट किया जाता है, तो वो स्लिप रिंग पे भी कंडक्ट किया जाता है और वुंड रोटर पे कनेक्ट किया जाता है, दोनों पे कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट टू बी कंडक्टेड इन इंडक्शन मोटर रिड्यूस वोल्टेज अप्लाइज, तो किस पे कंडक्ट किया जाता है, ब्लॉक रोटर टेस्ट पे, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ब्लॉक रोटर टेस्ट। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है ना कि जो ब्लॉक रोटर टेस्ट होता है वो सिमिलर होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जो ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट होता है उसके हिस्सा होता है। ठीक है, और वो इंडक्शन मोटर पे क्यों किया जाता है ब्लॉक रोटर टेस्ट, वो इंडक्शन मोटर पे इसलिए किया जाता है कि हमें कैलकुलेट करना होता है लीकेज इंपीडेंस को। ठीक है, तो अब इसमें क्या किया जाता है कि रोटर को ब्लॉक किया जाता है, चैन पुली से या फिर हैंड से ब्लॉक किया जाता है, तो उससे क्या होता है रोटर सर्किट में टोटल इंपीडेंस कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अभी देखिए क्या होता है कि जो हमारा इंपीडेंस का वैल्यू होता है रोटर में, वो वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, आप इंपीडेंस का वैल्यू आप कैलकुलेट करें तो रोटर में जो इंपीडेंस का वैल्यू होता है वो होता है अंडर रूट रोटर R2/S का होल स्क्वायर प्लस X2, यानी कि सेकेंड रोटर का लीकेज रिएक्टेंस का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है कि देखिए उसको अब सिंस ब्लॉक किया गया है तो इसमें क्या होता है, स्लिप का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि रोटर का स्पीड तो 0 हो गया, स्लिप का वैल्यू ऑलमोस्ट 1 के बराबर हो जाएगा, यानी इस इम्पीडेंस का जो वैल्यू है बढ़ने के चलते ये R2 का जो पर्टिकुलर इम्पीडेंस का वैल्यू है वो वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्लिप का वैल्यू नॉर्मल रेंजेस में कम होता है तो ये इम्पीडेंस का वैल्यू बहुत हाई होता है। तो क्या होता है कि अब ब्लॉक रोटर टेस्ट में क्या होता है कि स्पीड को तो 0 कर दिया है क्योंकि रोटर को हम लोग पकड़ के रखा है, तो स्लिप का वैल्यू क्या होता है 1 हो जाता है। तो 1 हो जाता है तो इसका मतलब ये जो पूरा जेड इम्पीडेंस का वैल्यू होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, क्योंकि स्लिप जनरली क्या होता है आपको 0.03 या 0.04 के रेंज में होता है। तो अगर इस क्वांटिटी को नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड करके रखें और उसका होल स्क्वायर करें तो इसका वैल्यू क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन अब ब्लॉक रोटर टेस्ट में स्पीड तो 0 हो गया है, स्पीड 0 होने के चलते क्या हो गया, स्लिप का वैल्यू 1 हो गया। अब स्लिप का वैल्यू 1 हो गया, इसका मतलब है क्या कि ओवरऑल इंपीडेंस का वैल्यू है वो कम हो गया। पहले स्लिप का वैल्यू कम था तो ओवरऑल इंपीडेंस का वैल्यू ये ज़्यादा था, क्योंकि डिनोमिनेटर में बहुत कम वैल्यू था, स्क्वायर था उसका और भी ऐसे स्क्वायर और भी कम था, तो पूरा ओवरऑल क्वांटिटी बहुत ज़्यादा था। तो अब स्लिप का वैल्यू बढ़ने से ये जो इंपीडेंस का वैल्यू है घट गया। अभी देखिए इंपीडेंस का वैल्यू घटने से क्या होगा कि अगर हम फुल वोल्टेज को अप्लाई कर दें ब्लॉक रोटर टेस्ट में तो इंपीडेंस का वैल्यू जो है वो घट गया है, तो वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा सिस्टम से। करंट ज़्यादा ड्रॉ करने से क्या हो जाएगा, जो स्टेटर है उसके जलने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है। तो हम लोग क्या करते हैं जनरली ब्लॉक रोटर टेस्ट में हम लोग 20 to 30 यानी 0.2 to 0.23 फैक्टर में वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। उससे क्या होता है कि जो इसी वोल्टेज पे, इसी पर्टिकुलर रिड्यूस वोल्टेज पे ही रेटेड करंट हमें ऑप्टर्न हो जाता है। तो रेटेड करंट ऑप्टर्न होने के कारण क्या होता है कि हमारा जो मोटर है वो बर्निंग से बच जाता है। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक रोटर टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रिड्यूस वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। तो ब्लॉक रोटर टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर रीज़न है कि हम लोग ब्लॉक रोटर टेस्ट में क्या करते हैं, रिड्यूस वोल्टेज को अप्लाई करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर कॉरस्पॉन्ड्स इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर 2। तो ब्लॉक रोटर टेस्ट क्या होता है, तो ब्लॉक रोटर टेस्ट का होता है वैल्यू जो होता है शॉर्ट सर्किट ऑपरेशन के लिए। ठीक है, ट्रांसफार्मर के एनालॉजी में पूछ रहा है दोस्तों, तो ब्लॉक रोटर टेस्ट शॉर्ट सर्किट ऑपरेशन के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो आइए इसका सर्किट को हम लोग ड्रॉ करते हैं, देखते हैं इसको एनालाइज करते हैं कि कैसे इसको करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 173, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको एनालाइज करते हैं कि ब्लॉक रोटर टेस्ट कैसा होता है, क्या करते हैं उसमें। ठीक है, तो देखिए अगर आप इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है ट्रांसफार्मर का, ये हमारा स्टेटर का रेजिस्टेंस, ये X1 होगा स्टेटर का लीकेज रिएक्टेंस,
ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो कंपोनेंट आता है आरसी और एक्सएम, ठीक है। तो ये हमारा दो कंपोनेंट आता है आरसी, ये कंपोनेंट आता है हमारा एक्सएम, ठीक है। कोर लॉस कंपोनेंट और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रोटर का स्लिप रेजिस्टेंस, ठीक है। और उसके बाद आता है रोटर का लीकेज रिएक्टेंस, और फिर ये हमारा सर्किट कंप्लीट होता है। ये हमारा होता है इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। इसमें हम लोग V1 अप्लाई वोल्टेज करते हैं और इधर हमारा आता है लोड, ठीक है, लोड। और ये हमारा प्राइम स्टेटर करंट होता है I1, ये हमारा नो लोड करंट होता है I0, ठीक है। और ये हमारा होता है I2 डैश या I2 जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके करस्पॉन्डेंस में अगर हम लोग रिफर्ड क्वांटिटी को ले तो, ठीक है। तो ये R2 डिवाइड बाय S और X2 दोनों रिफर्ड क्वांटिटी होता है। तो ये होता है नॉर्मल फंक्शन में, ठीक है। अभी देखिए होता क्या है दोस्तों, देखिए ये हमारा सिंस ब्लॉक रोटर टेस्ट परफॉर्म किया गया है, ठीक है। तो ब्लॉक रोटर टेस्ट में जो स्लिप का वैल्यू होता है 1 होता है, क्योंकि हम लोग ब्लॉक करके रखते हैं। तो NR का जो वैल्यू होता है 0, और स्लिप का मतलब होता है क्या, NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS। तो NR 0 होने से स्लिप क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो अब उसके केस में क्या होता है, R2 डैश डिवाइडेड बाई X इज इक्वल टू R2 हो जाएगा, क्योंकि स्लिप तो 1 हो गया है। तो R2 डिवाइडेड बाई S जो ये रेजिस्टेंस है वो सिर्फ R2 हो जाएगा, ठीक है। देखो अब क्या होता है, स्लिप का वैल्यू बढ़ गया है, स्लिप 1 हो गया तो बढ़ गया है। तो R2 प्लस जो JX2 है इसका वैल्यू हो जाता है बहुत ही छोटा, किससे, XM और RC के पैरेलल कॉम्बिनेशन से बहुत ही छोटा हो जाता है। होता है क्या दोस्तों, देखिए नॉर्मली स्लिप का वैल्यू बहुत कम होता है, स्लिप का वैल्यू बहुत कम होता है। तो नॉर्मल केस में तो R2 बाई S का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, अगर स्लिप का वैल्यू बहुत कम हुआ तो। लेकिन अभी क्या हो गया, स्लिप का वैल्यू इसमें बढ़ गया, तो बढ़ गया तो ये क्वांटिटी जो कंबाइन होता है वो इस क्वांटिटी से बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। तो अब जब बहुत छोटा जाता है तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वांटिटी को नेगलेक्ट कर सकते हैं सर्किट में, क्योंकि ये इम्पीडेंस अब बड़ा हो गया, ये इम्पीडेंस छोटा हो गया। तो इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा बहुत कम होगा। वैसे भी जो नो लोड करंट होता है वो बहुत कम हो जाएगा इस केस में। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ब्लॉक रोटर टेस्ट में रिड्यूस वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो I0 का वैल्यू वैसे ही बहुत कम हो जाएगा। तो दोनों फैक्टर मिला के आप कह सकते हैं कि आप इस सर्किट को नेगलेक्ट कर सकते हैं। एक इसमें क्यों, क्योंकि स्लिप का वैल्यू बढ़ गया, तो ये जो क्वांटिटी है इसके मुकाबले छोटी हो गई है, तो ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इसमें इसके थ्रू करंट होगा बहुत कम होगा, तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो हम लोग ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है XM और RC इन दोनों को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमारा इक्विवेलेंट सर्किट क्या आएगा, देखिए हम लोग अब इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं VBR यानी ब्लॉक रोटर वोल्टेज, जो जनरली आपको बताया था 20 to 30% ऑफ द फुल लोड वोल्टेज होता है, जैसे कि रेटेड करंट ऑप्टेन होता है। हमारा ये जो करंट हो जाएगा वो होगा R1, और ये हमारा प्राइमरी लीकेज करंट यानी स्टेटर का लीकेज करंट हो जाएगा X1। और ये जो दो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है ये नेगलेक्ट होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा R2, और ये हो जाएगा हमारा X2, ये हो गया हमारा लोड, ठीक है, लोड, ये वैल्यू हो गई, ठीक है, ये हो गई लोड हमारा। तो ये हमारा अब सर्किट हो गया। ये इसमें जो करंट फ्लो होगा क्या हो जाएगा, ब्लॉक रोटर करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो अब इसमें से इक्विवेलेंट सर्किट से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ZBR क्या होगा, VBR डिवाइडेड बाय IBR, ठीक है। और जो हमारा RBR होगा वो हो जाएगा आपका पावर BR डिवाइडेड बाय IBR का होल स्क्वायर। हम लोग 2 वाट मीटर मेथड से हम लोग इसका निकालते हैं। हम लोग पावर कैलकुलेट कर लेते हैं कि पावर कितना कंज्यूम हो रहा है, और IBR करंट वोल्टेज और BR से डिवाइड करके करंट कितना आता है अमीटर लगा के निकाल सकते हैं। तो उससे हम लोग ZBR निकाल सकते हैं। तो अभी देखिए तो उस केस में XBR जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हमारा ZBR का होल स्क्वायर माइनस RBR का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब है क्या कि अब ये को जो क्वांटिटी है XBR वो इसमें इस सर्किट में क्या है, X1 प्लस X2 है। तो ये हो गया हमारा X1 प्लस X2 है, ठीक है। जनरली अब देखिए X1 और X2 को सेपरेटली निकालने का कोई मेथड नहीं होता है, तो इन दोनों को हम लोग इक्वल कंसिडर कर लेते हैं। तो X1 इज इक्वल टू X2 लगभग ये 1/2 XBR होता है, ठीक है। तो हाफ वैल्यू होता है। तो इससे हम लोग इस तरह से लीकेज इंपीडेंस निकाल सकते हैं, लीकेज रिएक्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये है हमारा ब्लॉक रोटर टेस्ट, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा शॉर्ट सर्किट ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो लोड टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन अ 3-phase इंडक्शन मोटर एट डिफरेंट इनपुट वोल्टेज एंड डिफरेंट इनपुट पावर ऑब्टेन वाज प्लॉटेड अगेंस्ट इनपुट वोल्टेज। द इंटरसेक्शन ऑफ एक्सट्रापोलेशन कर्व ऑन y एक्सिस वुड गिव।
तो वो क्या देगा, तो वो देगा विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस। तो नो लोड टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, देखिए हम लोग नो लोड वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 170 को सॉल्व करते हैं हम लोग नो लोड वोल्टेज को अप्लाई करते हैं और उससे हम लोग इक्विवेलेंट पैरामीटर्स निकालते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग का एक एक्सिस में नो लोड लॉसेस होता है, क्या होता है, नो लोड लॉसेस, ठीक है। तो उसका कर्व को हम लोग प्लॉट करें तो वो कुछ इस तरह से आता है, उसका जो कर्व होता है वो कुछ इस तरह से आता है। इसमें आएगा हमारा ये जो क्वांटिटी है वो आता है फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, ठीक है। और यहाँ पर वोल्टेज का कर्व होता है, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर रेटेड वोल्टेज है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक वी रेटेड वोल्टेज है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू होता है वो हमारा आता है कोर लॉस, ठीक है। तो ये आया हमारा फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। तो एक्स्ट्रा, तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर इस एक्सिस को। तो क्वेश्चन में भी पूछा कि ये क्या क्वांटिटी है, तो ये है हमारा फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। कि वोल्टेज का वैल्यू बढ़ने से कर्व इस तरह से बढ़ता है। तो नो लोड टेस्ट में हम लोग इस तरह से परफॉर्म करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द शंट रेजिस्टेंस कंपोनेंट इन द इक्विवेलेंट सर्किट ऑब्टेन्ड बाय नो लोड टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। तो शंट कंपोनेंट क्या होता है, कोर विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉसेस। देखिए होता क्या है कि हमारा नो लोड टेस्ट जो परफॉर्म करते हैं 175 क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें क्या होता है, हमारा रोटर का रेजिस्टेंस, स्टेटर का रेजिस्टेंस हुआ, स्टेटर का लीकेज रिएक्टेंस हुआ X1। उसके बाद ये जो कंपोनेंट होता है वो हमारा दो कंपोनेंट होता है, एक RC होता है और एक होता है ये हमारा XM, ठीक है। ये हमारा मेन इनपुट होता है और ये आउटपुट है हमारा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग इसमें जो नो लोड टेस्ट में हम लोग फुल वोल्टेज अप्लाई करते हैं। इसमें हम लोग नो लोड टेस्ट में हम लोग रिड्यूस वोल्टेज अप्लाई किया था ना, इसमें हम लोग फुल वोल्टेज अप्लाई करते हैं। अब नो लोड टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, स्लिप का वैल्यू बहुत कम होता है। तो मैंने आपको बताया था कि R2 डिवाइडेड बाय S, इस सर्किट में R2 डिवाइडेड बाय S आएगा, उसका जो वैल्यू हो जाएगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उसको हम लोग एक एज एन ओपन कंसिडर कर सकते हैं। इसमें मिनिमलिस्टिक करंट फ्लो करेगा क्योंकि S का वैल्यू बहुत कम होगा, है ना, नियर टू सिंक्रोनस स्पीड होगा। तो ये R2 डिवाइडेड बाय S का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, तो उसको हम लोग ओपन कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो करंट है वो यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। तो इसमें अगर हम लोग वोल्टेज को V नो लोड लिखें तो ये जो करंट फ्लो होगा I नो लोड करंट फ्लो होगा। तो इसमें जो RC कंपोनेंट होगा हमारा कोर लॉस का कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो कोर लॉस कंपोनेंट होगा और रेजिस्टेंस कंपोनेंट में क्या आएगा, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। तो ये कोर, विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉसेस, ये तीनों फैक्टर इसमें काम करेगा, ठीक है। तो जो शंट रेजिस्टेंस का जो पार्ट है, कंपोनेंट है नो लोड टेस्ट में, वो कोर, विंडेज और फ्रिक्शन लॉस, ये तीनों को कवर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर नो लोड कंडीशन इफ द अप्लाइड वोल्टेज टू एन इंडक्शन मोटर इज रिड्यूस्ड फ्रॉम रेटेड वोल्टेज टू हाफ द रेटेड वोल्टेज। तो उसमें क्या होगा कि नेग्लिजिबल चेंज होगा स्पीड में, ठीक है, नो लोड से फुल लोड में। तो नो लोड कंडीशन में रेटेड वोल्टेज को हाफ कर दिया जाएगा तो नेग्लिजिबल चेंज होगा स्पीड में, बट स्टेटर करंट डिक्रीज होगा, स्टेटर करंट डिक्रीज होगा। तो क्यों होगा, तो देखिए दोस्तों, नो लोड कंडीशन में क्या होता है, जो स्टेटर करंट होता है इंडक्शन मोटर का, वो प्राइमरीली डिटरमाइंड किसके द्वारा होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट रिक्वायरमेंट, कि मैग्नेटाइजिंग करंट कितना रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अच्छा, मोटर में अगर हम लोग अप्लाइड वोल्टेज को हाफ ऑफ रेटेड वोल्टेज रिड्यूस कर देते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या क्या हो जाएगा, स्टेटर करंट कम हो जाएगा। क्योंकि देखिए हमें इतना ही वोल्टेज चाहिए होता है जितना ही मिनिमम फ्लक्स सेटअप के लिए हमें करंट मिले। तो अगर हम लोग वोल्टेज को घटा दे रहे हैं तो स्टेटर करंट भी घट जाएगा उसी केस में, ठीक है। क्योंकि नो लोड केस में सिर्फ और सिर्फ वो मैग्नेटाइज करने के लिए करंट लेगा प्रिडोमिनेंटली, तो वो उतना ही लेगा करंट जितने में फ्लक्स सेटअप हो जाए। तो करंट वोल्टेज को अगर हम लोग घटाएं तो करंट भी घट जाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए क्या होगा कि इसमें वोल्टेज घटाने से करंट घट जाएगा लेकिन स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि नो लोड स्पीड है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। द कोर लॉसेस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस इन केस ऑफ एन इंडक्शन मोटर आर डिटरमाइंड फ्रॉम। तो कोर लॉस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस किससे डिटरमाइन होता है, नो लोड टेस्ट से। यानी कि ए ऑप्शन से होगा, अभी हमने देखा था कि फ्रिक्शन, विंडेज लॉसेस और कोर लॉसेस डिटरमाइन होता है नो लोड लॉसेस से, नो लोड टेस्ट से, ठीक है। क्योंकि नो लोड में हम लोग रन करते हैं, करंट का वैल्यू बहुत ही कम होता है और हमारा कोर लॉसेस को वो कवर करता है। तो कोर, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। ट्रांसफार्मर केस में क्या था दोस्तों, फ्रिक्शन विंडेज लॉसेस नहीं था क्योंकि उसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं था, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कोर लॉसेस कवर होता था। लेकिन इसमें दोनों को कवर होता है, इसी के लिए आई नॉट एल मैग्नेटाइजिंग करंट का वैल्यू इसी केस में ज़्यादा होता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म ऑन एन इंडक्शन मोटर टू डिटरमाइन। शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है, तो जो शॉर्ट सर्किट जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है
वो हमें शॉर्ट सर्किट करंट अंडर रेटेड वोल्टेज, बिल्कुल सही, इसको भी निकालने के लिए होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ये भी होता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी डिटरमाइन करने के लिए, पावर फैक्टर ऑन शॉर्ट सर्किट ये भी डिटरमाइन करने के लिए, तो सारा चीज़ डिटरमाइन करने के लिए हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्किट डायग्राम एम्प्लॉय टू डिटरमाइन परफॉर्मेंस ऑफ एन। तो सर्किट डायग्राम किसके लिए होता है? इंडक्शन मोटर को होता है, हुक के लिए होता है दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल में सर्किट डायग्राम को देखेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा, द पावर स्केल ऑफ ए सर्किट डायग्राम ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज डिटरमाइंड फ्रॉम, किस टेस्ट डाटा से होता है? तो वो हमारा पावर स्केल, जो सर्किट डायग्राम में पावर स्केल होता है वो किससे डिटरमाइन होता है? वो होता है हमारा शॉर्ट सर्किट से डिटरमाइन होता है, ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया है, तो आप इसको जाके रिवाइज कीजिए एक बार, ठीक है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।